हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन फॉर द सेक्शन ए फॉर अप्लाइड मैथ्स कंपार्टमेंट पेपर जो हमारा 15th को हुआ है। तो आई होप यू ऑल हैव डन वेल। तो चलिए आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लीजिए और अपने अपने स्कोर्स चेक कर लीजिए। पेपर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जो थोड़े से ट्रिकी थे, अदरवाइज द पेपर वाज गुड एंड आई होप एवरीवन विल गेट गुड मार्क्स। तो चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं विच वाज एमसीक्यू एंड असर्शन रीजंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। So in what ratio must we divide, right? Water be mixed with milk to gain 16 by 3% on selling the mixture at cost price। तो जिन लोगों ने एमएल अग्रवाल किया था उन लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर ठीक किया होगा, ये बहुत सारी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अभी हमें ये पता है कि जब भी हमें लगाना होता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट तो हमेशा हमें सीपी पे लगाना होता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं सीपी। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, वाटर और मिल्क। मिल्क का हम सपोज 1 रुपी सीपी ले रहे हैं और वाटर का 0 रुपीज़ ले रहे हैं। तो अभी हमें निकालना है मेन प्राइस स्टूडेंट्स, जो हमारा सीपी होना चाहिए। तो अभी हम गेन कितना कर रहे हैं, 16 2/3। तो वाटर के अंदर हम मिल्क में हमने पानी मिक्स कर दिया है, तो मिल्क का सीपी 1 है, ठीक है। तो एसपी भी इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, ₹1, करेक्ट। और हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है 16 2/3, करेक्ट, विच इज़ 50/3%। तो हमें इन कंडीशंस के लिए बेसिकली क्या निकालना है, सीपी निकालना है, जो हमारा मेन प्राइस भी होगा। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। तो अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या बनेगा, 50/3 दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एक्स हमने क्या ले लिया, सीपी ले लिया इस कंडीशन के लिए। तो अभी हमें एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, 50x is equal to 300 minus 300x. So which is x is 300 upon 350, which is 6/7। तो ये हमारा हो गया मीन प्राइस 6/7। बस अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था। ये आपका मीन प्राइस है, तो अभी आप यहाँ पे कर देंगे डियरर माइनस मीन प्राइस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 1:7, यहाँ पे आंसर आता है 6:7। सो आपके पास आंसर क्या हो गया, वाटर पहले दिया है, मिल्क बाद में दिया है, तो इसलिए रेशियो होगा 1:6। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। So this is what you have. Now let's do the next one. So in a 100-meter race, A can beat B by 25 meters, B can beat C by 4 meters. So by how much can A beat C in the same race? तो अगर हम रेशोज से इसको करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर A ने 100 कवर किया तो B ने कितना कवर किया होगा स्टूडेंट, 75, क्योंकि A कैन बीट B बाय 25 मीटर्स। और अगर हमारे पास सेम रेस 100 मीटर्स का फिर से होता है, तो अगर B ने कवर किया है 100 मीटर्स तो C ने कितना कवर किया है, 96। अब B कॉमन है तो हम A और C का रेशो निकाल सकते हैं। तो इसको सेम बनाना है 75 और 100 को। तो हम बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स आप ये बोल सकते हैं कि मैम ये तो हमारे पास वो नहीं होता है एलसीएम, बट हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको आराम से कर सकते हैं फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 96 इंटू 75 करना है हमें अभी, तो वो कर लेते हैं। तो 96 इंटू 75 480, सो वी गेट 2 हियर, वी गेट 67 here. So what do we get, 7200? तो 7200 हो गया, करेक्ट। सो नाउ 7200 हो गया। अब ये कॉमन है हमारे पास, इसका मतलब अगर 10,000 होगा तो ये 7200 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, तो अगर 10,000 है तो सी है 7200। ये रेशो हो गया A:C का। 2 0 कट कर दीजिए, 100 है तो वो 72 है, तो इसका मतलब कितना है, 28 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर। तो अगर A 100 मीटर्स ट्रैवल करेगा तो C सिर्फ ट्रैवल करेगा 28 मीटर्स। सो दैट इज द आंसर, राइट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फॉर द थर्ड वन, व्हाट डू वी हैव, A is given to you, A square minus 6A की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और हमें दिया है आपके पास एक I विच इज़ 1001। तो अब आपको बताना है कि उसकी वैल्यू 3I के इक्वल है, 5I के इक्वल है, किसके इक्वल है, करेक्ट। तो चलिए आंसर निकाल लेते हैं। पहले A स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4132 4132, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विथ दिस, सो 16 + 3 19, देन 4 1s are 4, 1 2s are 2, so we get here 4 + 2 6, then 3 4s are 12, 12 + 6, then 3 + 4, right? And now let's give the final answer. So 19 6 18 7, करेक्ट। ये हो गया। अब 6a, 4 1 3 2, राइट, 6a निकालना है अब आपको। So which gives you what, 24 6 18 12। अब हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, नथिंग एल्स। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। So 19 6 18 7 minus 24 8 18 12, correct? Now let's do it. 19 minus this minus 5i we get here, and 6 1s is 6, sorry, this is 6. So 6 minus 6 0, 18 minus 8 0, 7 minus 5 minus 5. So what's the answer? Minus 5. आप कॉमन ले लीजिए, 1 0 0 1. So what is the correct option? B is the correct option, minus 5i. So this is simple question which was full scoring again. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट। और डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी डाउन माइनस अप, सो विच इज 2x स्क्वायर, नथिंग मस्ट टू बी कैलकुलेटेड नाउ। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें निकालना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। So what is the cofactor of 2x? X. What is the cofactor of 0? Minus x. Then again, what is the cofactor for x? 0. Then again, what is the cofactor for x? 2x. अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, ओके, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू। So now what will be the transpose? X 0 minus x 2x. So this is your adjoint. So what is your A inverse? A inverse हमें कंपेयर करने के लिए दिया है 1 0 minus 1 2 से, जो किसके इक्वल है, this divided by the 2x square. So let's divide the individual terms by 2x square. So now let's do it. So what do you get here? 1 upon 2x, 0 minus 1 upon 2x, and here you get 1 upon x. बस अब आपको कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना, आप कहीं से भी कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x is equal to 1, so x is equal to 1 upon 2. So that is your correct answer, that is B, right? So आप easily calculate कर सकते हैं values, so you can get the answers. 1 upon x is 2, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर सेम आएगा, और सेम आना भी चाहिए। अगर आपका आंसर सबसे सेम नहीं आएगा तो रॉन्ग ऑप्शन आप मार्क कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट। नाउ 2 raised to 2x into 3 raised to x, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ 2 raised to 2x को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 raised to 2 into x करके आप आराम से लिख सकते हैं। सो व्हाट डज इट बिकम, 4 raised to x, 3x. So now bases are different, so 12 raised to x बन गया। Now what is the integration of this? Very simple. So it was nothing but a simple a raised to x का integration, which is a raised to x upon log a. So it was a simple question. A option is correct. सिर्फ आपको क्या करना था, पावर सेम बनानी थी, bases will be different and then you can do it. x plus y is 8, find the maximum value of. नाउ x प्लस वाई आपको 8 दिया गया है और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सपोज आई एम डिनोटिंग इट विथ a x y।
So let's convert it into one variable to find the maximum value. So dA by dx कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 minus 2x. We will equate it to 0 to find the critical point. So 2x is 8, so x is 4. Now d square a by dx square क्या आएगा उस केस में? -2, which is less than 0. So this is a critical point for maximum, which will give you maximum value. So maximum value क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर x 4 है तो y will also be 4. So 4 4s are, what do we have? 16. So that is our final answer, option B. Let's move on to the next. The demand curve for a monopolist is given by, find the value of x for which MR is 0. Now MR कैसे निकालते हैं? It's a derivative of revenue. On what is revenue? Revenue is P into X. Now we have to find P first. So what will be P? Let's find P from here. Okay. So what will you get? 100 minus x upon 4 is P from here and into x. Now you have to find the derivative of this. So let's find it. तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं. 25x minus x square upon 4 is r. Okay. Now, so what is MR? Derivative. 25x का derivative 25. X square upon 4 का derivative 2x upon 4. So now equate it to 0. So what you get? 25 is x by 2. So x is 50. So that is your final answer, option D. Right? Now let's move on to the next. A random variable x takes the values -1, 0, 1. Mean is 0.6. P of x is equal to 0 is 0.2. You have to find P of x is equal to 1. देखिए ये तीन वैल्यूज ये ले सकता है, -1, 0 और 1. अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी P1 लें, इसका P2 लें और इसका P3 लें, नहीं तो आप P of x is equal to -1 और इससे भी इक्वेशन बना सकते हैं. So now sum of all the probabilities is always 1 and also you know the formula for the mean. इस concept को हम use करके we will find the answer. Okay. So now P1 plus P2 plus P3 तीनों का probability का sum कितना होता है? 1. P1 we don't know, P2 we know 0.2 that is 0 के लिए probability और P3 also we don't know. So P1 plus P2 is P1 plus P3 is 0.8. Correct? This is what you are getting the answer. Now let's move on to the next part. Now अभी मीन का फॉर्मूला क्या होता है? P1 into the corresponding x, right? P1 x1, P2 x2. I'm just writing the formula first for the mean. Correct? That is your mean. Expected value जिसको आप बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं values. Now P1 we don't know into -1. P2 we know into 0 will become 0. P3 we know 1, x3 and P3 we don't know. So what's the mean given to you? 0.6. So what's the equation here? P3 minus P1 is 0.6. Now solve the two simultaneous equations. P1 plus P3 is 0.8. P3 minus P1 is 0.6. Now let's add the two equations and get the answer. So if I add these two equations, what I get? 2P3 और वही हमें निकालना भी है 1 के लिए. ओके, इसलिए हमने उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. So 2P3 is 1.4. So what is P3? 0.7. Right? So 2P3 is coming 1.4. So what do you get the answer as? 0.7. Correct? So two equations हमें बनानी है और फिर हमें उसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. Now 100 identical coins, each with probability P showing up heads are tossed once. Now head की probability P दी गई है. Okay? 1/2 नहीं लेना है आपको, P ही लेना है. And the probability का value is between 0 and 1. Find the probability of heads on coins. 50 coins is equal to the probability of heads showing on 51 coins. Now here we have the concept that जो हमें given value है वो क्या है कि 50 coins की probability is equal to 51 coins की probability. So probability of x is equal to 50 is equal to what? Probability of x is equal to 51. तो अभी हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है NCR P raised to R Q raised to N minus R. Now what is P and Q? P is the probability of getting a head, तो हम उसको P ही यूज़ करेंगे. Q will be the probability of failure, that is Q. और P और Q में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स? P plus Q is equal to 1, right?
सो P plus Q is equal to 1 हम यूज़ करेंगे for finding the value of Q. Now what is your N? N is 100 coins are there, right? 100 identical coins are there. और R हमें पता है 50 और 51. So let's use this. So 100 C 50 P raised to 50 Q raised to 50. Q बाद में सब्सिट्यूट करेंगे, अभी आप Q ही रखिए. So 100 C 51 P raised to 51 Q raised to 49. Now let's solve this. Now P raised to 50 P raised to 51 अगर कैंसिल किया हमने तो P रह जाएगा. यहाँ पे P raised to 50 है तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 49 कट हो जाएगा तो यहाँ पे एक Q रह जाएगा, करेक्ट, 50 में से. सो नाउ व्हाट डू यू गेट, 100 C 50 और 100 C 51. तो P अपॉन Q का जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, चेक करते हैं. Q will go this side, this will upon this side. Now what is 100 C 50 that we have to calculate and what is 100 C 51 that we have to calculate. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, सिंपल सा है, 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल. और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 100 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल. सो 100 100 कैंसिल, एक 51 बचाएगा, हमने ये हटा दिया, इसको हटाया, तो क्या रह गया आंसर 51/50. और ये वैल्यू किसका है, P बाई Q का वैल्यू है. अब आप Q का वैल्यू यूज़ करिए तो आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा. सो नाउ व्हाट इज Q? Q is 1 minus P. So this implies P upon 1 minus P is 51 upon 50. Now let's calculate this and get our answer. So what is the value of P? Cross multiply करेंगे. So P का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 51 upon 101. Correct? So this is the correct option, that is D is the correct option. 51 upon 101. Now let's move on to the next. The probability that a bomb dropped from a plane strikes the target is 4 by 5. What is the probability that out of 6 bombs dropped, exactly 2 bombs strike the target? Again, it's based on binomial distribution. Formula same है, NCR P raised to R Q raised to N minus R. So what is N? 6. What is R? 2. What is the probability of success of striking? 4 by 5 raised to 2. और not striking का हो जाएगा फिर 1 by 5 raised to 4. Now we have to simply solve this to get the answer. थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं so that easily you can be sure of कि आपने कहाँ कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया है. So now what do you get? This. Now let's calculate it. So 6 factorial is 6 into 5 into 4 factorial, which can be easily cancelled with 4 factorial, then into 2, then into 16, 2 raised to 25 into 5 raised to 4. चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So 8 6 are 48, 5 raised to 5. So that is your final answer. That is C option is correct. Correct. So this was simple question. Now this was theory based question. A specific characteristic of a sample is known as statistics. So it was hardly a matter of second to make the answer. So ये बहुत simple सा question था जो सबका correct हुआ होगा. A test statistic for a one sample t test. So ये भी बहुत simple सा question था आपके पास. Test statistics होता है x bar minus mu upon s upon root n. Right? Where mu is the population mean and x is the sample. X bar is the sample mean. नाउ दिस वॉज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो इसमें आपको फॉर्मूले याद करने थे. आपके पास इक्वेशन क्या होती है, उससे आप कैसे ए और बी का वैल्यू निकालेंगे. तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. और ए का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा वाई अपॉन एन. और एक्स और बी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर. बस ये आपको सिंपली यूज़ करना था. तो 84 अपॉन 6 विच इज़ गोइंग टू बी 14 और यहाँ पे हो जाएगा 108 अपॉन 70. करेक्ट. नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस. सो व्हाट विल यू गेट, इट्स अबाउट 1 पॉइंट समथिंग. सो यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, आप उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, 1.54. So what is your correct option? YC is 14 plus 1.54x. So that is your A option. Now the next question was on perpetuity. So perpetuity पे we have to find the interest. So what's the formula? P is equal to RI R upon I. ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है परपेचुटी का, तो इसको हमें यूज़ करना है सिंपली.
तो हमारे पास क्या है 40,000 इज इक्वल टू, आप कितना डिपॉजिट कर रहे हो क्वार्टरली। सो क्वार्टरली अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आई क्या होता है R अपॉन 400, सो 400 विल गो अप। तो चलिए बस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 400 को अगर हम इधर कैंसिल करेंगे गेट 100, सो R इज 500 अपॉन 100 विच मेक्स इट 5% पर क्वार्टर, राइट। सो दिस इज हाउ डू वी गेट द आंसर। सो पर एनम हमारा 5% आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी आर लिया है आई बाई 400। नाउ 15th we have to simply mark the formula again, that is the formula for इफेक्टिव रेट। सो क्या फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का, जल्दी से बताइए देख के। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हाट विल यू मार्क फॉर दिस? यस, 1 प्लस आर अपॉन 100k रेज टू k माइनस 1। आपने आर अपॉन 100 की जगह आई के टर्म्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो अभी हमें उसको आर के टर्म्स में लिखना है। सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस वॉज बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन। सो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन दिया गया है, स्क्रैप वैल्यू दिया गया है, आपको ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है। सो आपके पास डेप्रिसिएशन क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ कितने साल का है। सो डेप्रिसिएशन कितना है 40,000, ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालना है, स्क्रैप वैल्यू है 50,000 और यूजफुल लाइफ दिया गया है हमें 15। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट सिंपली। सो नाउ व्हाट विल यू गेट, 15 4 is 60, so you get here 6 lakhs original value minus 50,000. So what will be your answer? Simply just add it. So we get 6,50,000 as original value. So 6 lakhs plus 50,000. That will be your final answer. So 6,50,000. So this is what we have. Now we have to find the number of solutions. So this was based on LPP. सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा अगर आप इसका ग्राफ बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बनाना। और जिन लोगों को डायरेक्ट समझ में आता है, एक इक्वेशन ग्रेटर देन है और एक लेस देन है, तो एक का अबव रीजन होगा और एक का डाउनवर्ड रीजन होगा। तो अगर हम थोड़ा सा लाइन बना लेंगे सो विल गेट द आंसर इजीली। सपोज दिस इज द लाइन फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये पॉइंट होगा हमारा 8,0 और 0,8, करेक्ट। तो इसका कौन सा रीजन होगा, आउटसाइड, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन। आप टेस्ट पॉइंट्स चेक कर सकते हैं 0 0 लेके। सो इफ आई पुट 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8, so this is false, correct। so 0 is not greater than 8, it is less than 8, तो इसका मतलब above region आएगा। दूसरा लाइन जो आएगा हमारा, when x is 0 y will be 3, when y is 0 x is 5। तो दोनों पॉइंट्स हमारे जो हैं 5,0 हो जाए, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, करेक्ट। सो नाउ उसका हमारा डाउनवर्ड रीजन आएगा बिकॉज इट इज लेस देन, करेक्ट। 0 is less than 15, तो देर इज नो सॉल्यूशन हियर। सो इसका मतलब हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, 0। कोई भी कॉमन रीजन है ही नहीं, नो बाउंडेड रीजन, सो इट विल बी 0 सॉल्यूशंस, नो नीड टू सॉल्व इट। थोड़ा सा ग्राफ अगर आप इसमें बना के देखते तो आपको बहुत ईजी होता, बिकॉज जब भी एक ग्रेटर और एक लेस होता है, चांसेस हैं कि कोई सो कॉमन रीजन नहीं आएगा, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। An investment starting value is 10,000 and it grows to 60,000 in 4 years. हमें CAGR कैलकुलेट करना है और आपको वैल्यू भी दिया गया what to use it. Now what is the formula of CAGR? सिंपल सा लॉजिक है। तो CAGR क्या होता है, let's calculate CAGR. So what is the formula? End value upon initial value raised to 1 by n minus 1. ये आपका CAGR का फॉर्मूला है। सो व्हाट विल यू गेट हियर, आपका एंड वैल्यू क्या है, 60,000 मिला आपको, इनिशियल वैल्यू क्या था आपका 10,000 था, 1 by n।
1 by n, that is 1 by 4 minus 1, और यही वैल्यू आपको दिया भी गया है 6 raised to 1 by 4 which is 1.56508 minus 1. So what's the answer? 0.56508. ये वैल्यू है हमारा r अपॉन 100 का, तो r हो जाएगा हमारा 56.5, which is option D is the correct answer. Right? So which gives you 56.5%. Right? So 0.56508 को आप 100 से multiply करेंगे because this is the value of r upon 100 to get your percentage. Now let's go for certain reasons. Options we all know what is there. Now let's go for this. What is the degree of the differential equation? So the degree is given as 3. Is this the statement correct? No. This is false because the degree will be not defined because sine is function of dy by dx. Correct? So this is false. And this is true. So which option is it? This is true statement and this is false. So what is the option correct? D option is correct. That is A is false and R is true. That is option D. So this is true and this is false. Now let's move on to the last question of the section. Minor of A13 is. Now A13 is this. Correct. So iska minor 1, 2, 2, 1. Is it correct? Yes. So this is true. Now minor of an element Aij is to be determined obtaining by deleting its jth row and ith column. Just put emphasis on that. Is this correct? No. So this is false. It is ith row आप leave out करते हैं और jth column आप leave out करते हैं. First row, third column आपने leave किया. So this is false. So which option is it? C option. A is true but R is false. So this was a solution for section A. I hope all of you have counted your marks and definitely you would have scored well. Okay, thank you everyone. Do like, share and subscribe. We'll be coming up with the next section soon. Thank you.